कोई न सुने हमारी, तेरी तहसीलों में कोई न सुने हमारी भैया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ज़मीन का नाम आते ही सबसे पहले झगड़ा याद आता है, क्योंकि ज़मीन का इतिहास भी यही है। भूमि अधिग्रहण का नाम जब आप सुनते हैं तो इसके तीन किरदार आपकी नज़रों के सामने घूमते हैं: कॉरपोरेट, किसान और सरकार। लेकिन ज़्यादातर इस पूरी बहस में कॉरपोरेट और सरकार की चिंताएं सामने आती है। किसानों को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली तक चलकर आना पड़ता है। 1894 का बनाया हुआ कानून है ये भूमि अधिग्रहण का। इस कानून को बदलने में 121 साल लगे। 121 साल लगे इस कानून को बदलने में। लेकिन जो नया कानून 2013 में बना उसे बदलने में 1 साल भी नहीं लगा। और इसे अध्यादेश के जरिए संशोधन करने के बाद वित्त मंत्री ने 31 दिसंबर को एक ब्लॉग लिखा और इस ब्लॉग में सभी राज्य सरकारों को चुनौती दी कि अगर राज्य सरकारों में हिम्मत है तो सार्वजनिक रूप से इस बदलाव का विरोध करके दिखाएं। उनका दावा था वित्त मंत्री का कि इस बिल में गांव के लोग, गरीब और विकास की ज़रूरतों में संतुलन बनाया गया है। 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से इस बिल को बनाया गया था। लेकिन वित्त मंत्री को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि 2 महीने भी नहीं बीते होंगे कि इस तरह से इस कानून का चौतरफा विरोध होने लगेगा जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए लाना चाहती है। इतने संगठन और इतनी पार्टियां इसके विरोध में आगे आ गई हैं कि सरकार भी अब संकेत दे रही है कि वो खुले तौर पर उन विरोध पर विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत दिनों बाद सार्वजनिक जीवन में एक ऐसा मसला आया है जो ट्विटर, हैशटैग और फेसबुक के जरिए नहीं आ सकता था, जिस मसले में भावुकता की अपार संभावनाएं हैं। मगर बेहतर है कि हम इन संभावनाओं को छोड़ इसकी सूचनाएं और जानकारी के आधार पर अपनी एक समझ बनाने का प्रयास करें कि भूमि अधिग्रहण का मसला क्या है। क्या हमारे किसान विकास विरोधी हैं? क्या कॉरपोरेट या सरकार जो सोचती है कि इनकी ज़मीन नहीं मिलेगी तो विकास नहीं होगा, लेकिन जो किसानों की मांग है वो क्यों इतनी नाजायज़ तरीके से पेश होती है या क्यों लगती है जिसे आप हमेशा विकास के विरोध के चश्मे से आप देखते हैं? तो 2014 के अध्यादेश में भी बहुत सारी कमियां हैं। 2013 के अध्यादेश में भी कमियां सारी बताई गई थी। एक और बात है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं वो ज़मीन को हड़पने की दूसरी तीसरी कानून बनाने लगते हैं। एक बड़ा बदलाव आया है कि पहले किसानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती थी, वो ज़माना चला गया। लेकिन वो ज़माना अब भी नहीं आया है कि किसान भरोसे से कह सकें कि इस कानून या इस कदम से उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो आज हम जो एकता परिषद की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है, इस मार्च में चलते हुए हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इसमें अभी इस मार्च में चलते हुए सरकार का पक्ष नहीं है, लेकिन जो वित्त मंत्री ने लिखा है हम उसी को सवाल बनाकर रमेश जी हैं उनसे पूछेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्यों इनका विरोध है, ये क्या चाहते हैं। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसानों ने देश के लिए ज़मीन नहीं दी, बल्कि यही ऐसा ज़्यादा है कि देश ने ज़मीन ले ली मगर किसानों को कुछ नहीं दिया। यह भी सही धारणा नहीं है कि हर जगह अधिग्रहण को लेकर टकराव ही है। कई जगहों पर यह कामयाब भी हुआ है। कमी है तो इस मसले से जुड़े सही सूचना की, वो पत्रकारों के पास भी नहीं है, तो आप तक कैसे होगी। तो आज हम आप तक इस मसले की बारीकियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रमेश जी, राजगोपाल जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों की तरफ से, अरुण जेटली ने कहा कि जब अध्यादेश लाया गया और ब्लॉग लिखा कि 5 अपवाद हैं और उनको हम मुक्त कर रहे हैं, जैसे हाईवे बनाना हो, डिफेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो इन सब योजनाओं के लिए आपको 70 से 80% किसानों से सहमति नहीं लेनी होगी और ज़मीन लेने का क्या सामाजिक असर होगा इसका अध्ययन नहीं होगा। इसका दावा किया कि यह विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हिंदुस्तान का विकास रुक जाएगा। इसमें क्या कमी है उनके दावे में? एक तो विकास का उनका जो परिभाषा है, हाँ, उस पर हमें विरोध है।
ये जो व्यापक संदर्भ देश में है, हाँ 70% किसान को हाँ। भूमिहीन बना के, हाँ आदिवासियों को, दलितों को, वंचितों को भूमि न दे के, हाँ। अगर सिर्फ उद्योगपतियों को जमीन देना ही विकास का मापदंड है, हाँ। तो पूरे विश्लेषण से ही हमारे असहमति है। क्योंकि विकास सिर्फ एक एक्सटर्नल रियलिटी नहीं है कि पर ये सड़क और बहुत- मकान नहीं है। तब फिर ये सब्जेक्टिव मसला हो जाता है। फिर सरकार कहेगी कि वो ये मैंडेट लेकर आई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको ज़मीन कहाँ से चाहिए, रेल लाइन अगर बनानी है या फिर सड़कें चौड़ी करनी है, नई सड़क बनानी है, तो ये सब ज़मीन कहाँ से आएगी। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर विकास के हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मत लीजिए। हाँ अगर आपको जमीन लेना ही है हाँ तो किसान से सीधे लीज पर लेने के लिए कंपनियों को कहिए, लीज पर लेने के लिए। अच्छा, ताकि हमेशा के लिए ज़मीन लेने की बजाय लीज पर लें, ताकि आप लीज पीरियड में किसान के परिवार पलेगा, क्योंकि लीज अमाउंट उनको मिलेगा। हाँ। साथ साथ लीज पीरियड खत्म होने से उनको जमीन भी वापस पर ये मिलेगा। लीज पीरियड की बात तो ना तो 2013 के कानून में है, ना इस अध्यादेश में। इसलिए वो कानून को पुनर्विचार करने की जरूरत है उस कानून पर, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन का कानून है। हाँ। जहां वो दुश्मन के साथ किस प्रकार पेश आ रहे थे, हाँ। उस प्रकार इस देश के किसान से लोगों से पेश आ रहे थे। लेकिन ये स्वतंत्र भारत में अगर वो कानून को उसी ढंग से आप चलाना चाहें, इसलिए जयराम रमेश ने थोड़ा बहुत बदलाव की, अच्छा की। हाँ, लेकिन हम पूरा नहीं किया, वैसा नहीं बनाया हम ये जैसा नहीं आप कह रहे हैं कि सही में अधिग्रहण जैसे शब्द का कोई महत्व नहीं है इस देश में। पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजगोपाल जी ये कह रहे हैं कि किसानों से उद्योगपति लीज पे जमीन लें, ताकि लीज अमाउंट दे उनको और लीज पीरियड में उनके परिवारों को भी नौकरी वगैरह दें, जिससे उनका भरोसा बढ़े। आप कह रहे हैं कि लीज पे कोई बड़ी कंपनी किसानों से जमीन ले, लेकिन वो लेने की प्रक्रिया में जो सामाजिक असर का अध्ययन है, जो 70 से 80% है, उद्योगपति कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं जमीन लेने के लिए कई वर्ष बीत जाएंगे अगर 70% या 80% लेंगे। उनकी चिंताओं का वो एड्रेस कीजिए तो ठीक रहेगा। फिर अगर अधिग्रहण की बात हो, हाँ। तो आपको 80% की अनुमति चाहिए। हाँ। और 80% से कम अनुमति होगा तो मुश्किल है, क्योंकि गांव के पूरा जो इम्पैक्ट है, हाँ। उसके बारे में कम से कम 80% को बात करना पड़ेगा। लेकिन लीज हो, ये प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाते हैं। लीज में 80% की बात नहीं रहेगी, क्योंकि किसान को मर्जी हो तो वो लीज पे देगा। और आज बहुत सारे किसान जमीन हाथ से चला गया इसलिए दुखी है। अगर उनको ये मालूम हो जाए ये जमीन एक समय फिर वापस हमें मिल सकता है, वो शायद इस बात को लेकर इतने दुखी नहीं होंगे। एक तो बात ये, दूसरी बात, जितना जमीन चाहिए उतना ही लीजिए। अभी ये जो अधिग्रहण के नाम से आप बिल्कुल हजारों एकड़ जमीन ले रहे हैं, उसके बाद कंपनी वाले उसको लीज पर दूसरों को दे रहे हैं। एक बात मोहम्मद साहब यहाँ राजगोपाल जी ने कही है कि अगर आप लीज के जरिए जमीन लेते हैं तो अधिग्रहण की जरूरत नहीं है, और 70 या 80% सहमति की जरूरत नहीं है। तो लीज पर लेने से जमीन लेने की प्रक्रिया आप कह रहे हैं ज्यादा आसान होगा और जल्दी हो सकती है, और उद्योगपतियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। एक बात और जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस पुराने 2013 के कानून में था कि 5 साल तक अगर आप जमीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या पूरा नहीं हो पाता तो वापस करनी होगी वो जमीन। वित्त मंत्री ने अध्यादेश बदलते समय ब्लॉग लिखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 5 साल में पूरे नहीं होते, जैसे स्मार्ट सिटी हो या सिंचाई की योजना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो। अगर ये सब प्रावधान लागू होगा तो हम अधूरी पड़ी योजनाओं के मुल्क के रूप में प्रख्यात विख्यात हो जाएंगे। जी, इसलिए वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हाँ। जैसे हम लोग ये कहते रहते हैं कि आप अधिक जमीन अधिक हाथ में मत लो। हाँ। आपको किसी जैसे सड़क के लिए आपको जमीन चाहिए, हाँ। फिर उसके साथ आप टाउनशिप के लिए भी जमीन लेते हैं। हाँ। आगरा में जो संघर्ष चल रहा है, हाँ। वो कह रहे साहब हम खुशी से आपको सड़क के लिए जमीन देंगे, जेपी को देंगे। हाँ। लेकिन ये टाउनशिप वाला धंधा आप बीच में ले आके हमारे जमीन लेके वो टुकड़ा बना के बेच रहे हैं। हरियाणा में आप जाकर देखिए, बहुत सारे कंपनियों ने हजारों एकड़ जमीन 22 लाख रुपए में ले लिया। चलते हैं। हाँ जी, आते रहिए। हाँ। 22 लाख रुपया में ले लिया। हाँ। और 22 लाख का ही जमीन अब 1.5 करोड़ रुपया में कंपनी लीज कर रहे हैं। अच्छा, 22 लाख में हरियाणा में से जमीन लेके वो लोग उसको कंपनी लीज कर रहे हैं। जी, 1 एकड़ जमीन आपने 22 लाख में ले लिया। और वही जमीन उसी किसान के आंख के सामने आप 1.5 करोड़ में दूसरे कंपनियों को 30 साल के लिए लीज कर रहे हैं। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है?
इस पूरे इलाके में आपको कहानी मिलेगा हाँ। कि आपकी जमीन सस्ते में झड़प लिया हाँ। और उसको लीज देके आप पैसा कमा रहे हैं। तो कंपनियों को इसमें एक बात ये समझने का है कि सरकार से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। सरकार मीडिएट करे, हाँ, एक तरफ ताकतवर, एक तरफ जब कमजोर खड़े हैं, हाँ। सरकार की भूमिका मीडिएशन की है। अच्छा, सरकार एक पक्षीय होके नहीं करे। कानून बना के गरीबों को सदाएं, आदिवासियों की जमीन खदान के लिए छीन ले हाँ। और आदिवासियों का पुनर्वास न करें, क्योंकि हाँ। आदिवासियों के हाथ में कोई पट्टा नहीं रहता। हाँ। आदिवासी परंपरागत कानूनों पर विश्वास करके हाँ। अपने जमीन पर जी रहे हैं। हाँ। तो आदिवासियों को आपने बेघर कर दिया और पूरे जमीन खदान के नाम से कंपनियों को दे दिया। तो गवर्नमेंट हाँ। जस्टिस पर आधारित निर्णय लेने के बदले हाँ। सिर्फ कंपनियों के एजेंट बन के ना करे, भूमि ना अधिग्रहण करे। करने वो की इंसाफ प्रक्रिया वाली बात है। बिल्कुल पर मैं इंसाफ अपने टेलीविजन के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये वो किसान हैं जो कई 100 किलोमीटर का पैदल चलकर आ रहे हैं। और इन किसानों को देखिए कि क्या इनके पास भूमि अधिग्रहण जैसी बारीक चीज़ों की सूचना उपलब्ध होगी। क्या ये किसी भी स्थिति में जान पाते होंगे कि सरकार किस लिए प्रोजेक्ट ले रही है, जो ज़मीन की कीमत तय की गई है वो सही है या नहीं है, जो ज़मीन जिस कीमत में ली जाएगी उसकी क्या गारंटी होगी। जैसा भी राजगोपाल जी बता रहे थे कि हरियाणा में 22 लाख की ज़मीन लेकर 1.5 करोड़ में लीज़ की जाती है। तो ये जो एक अनुशासन है, हमारे किसान चलकर आए हैं जिनके पास ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है, तो ये चलकर ही आते, ये हैशटैग नहीं करा सकते, तो काफ़ी है हैशटैग कराने के लिए। और इनमें से जी। अधिकतर लोगों हाँ। का जमीन हाँ, नेशनल पार्क के नाम से, हाँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, उद्योग के नाम से इन सब की और ज़मीनें ली गई हैं, खदानों जो के नाम से ली गई हैं। हाँ। क्योंकि इनके पास पट्टा नहीं है, हाँ। ये परंपरागत कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ। बापा जी। परदादा इसी में जोते रहे हैं। हाँ। इनको सबको बेघर कर दिया पर और ये राजगोपाल जाएंगे जी, हम कहाँ? अपने दर्शकों के सुविधा के हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि इस अधिग्रहण को, जो इसमें प्रभावित पार्टी है, उसे भी अलग अलग तरीके से देखना होगा। जो आदिवासी हैं वो अलग तरीके से प्रभावित हैं, जी। क्योंकि उनके पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। पारंपरिक तौर से उसके मालिक होते हैं, कोई ले लेता है। बिल्कुल। जो हरियाणा वगैरह के जो किसान हैं इनके पास रिकॉर्ड होता है, इनका अलग मसला है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप आदिवासियों जी। में भी बहुत सारे लोग हैं हाँ। जिनके पास रिकॉर्ड हैं, हाँ, लेकिन आपने ये तय कर लिया यहाँ हाँ। टाइगर रिजर्व होना है, हाँ। तो उनको आप उठा के पटक देते हैं। राजगोपाल जी, चूंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं, एक ही पक्ष जा रहा जी, है, जी, बिल्कुल। पर हम चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से अभी तक जो घोषित स्टैंड है उसी को लेकर आपसे सवाल करें। जी। क्या ये वित्त मंत्री की चिंता जायज़ नहीं है कि 5 साल में अगर आप ज़मीन लौटा देंगे तो कैसे वो सारा प्रोजेक्ट पूरा होगा, स्मार्ट सिटी या जो भी है इनका, जो जॉन सा भी सिटी है। इसलिए हाँ। एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा होना है, एक इसलिए प्रोजेक्ट पर चर्चा होना है। आप जनरली इस बात को नहीं कह सकते हाँ। कि किस प्रोजेक्ट का क्या लाइफ पीरियड होना चाहिए। अच्छा। मैं इस देश में बहुत सारे पर वो प्रोजेक्ट्स वित्त मंत्री हैं, वो कानून तो एक जनरल कानून ही बनाएंगे पूरे देश के लिए। लेकिन हाँ, मैंने इस देश में बहुत सारे इलाके में देखा हूँ हाँ, कि जहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है, हाँ। प्लॉट बना बना के बेच रहा है, हाँ। अलग अलग कंपनी को लीज कर रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया है हाँ। वो प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, जी। बंद पड़ा है सब कुछ। हाँ। अगर आप ग्वालियर के पास जाएंगे, पालनपुर, हाँ, और आप देखेंगे हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, सारे फैक्ट्री बंद हैं। किसान कह रहे हैं कि ये जमीन हमको वापस दीजिए, दे नहीं रहे हैं। जो लेने के बाद जिसमें प्रोजेक्ट पूरे हो गए हाँ। और वो बंद हो गए, वो बंद- जमीन तो वापस वापस देना कर ही चाहिए। सकता है, कर ही तो सकता जो है। ये वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 5 साल बाद लौटाने के मामले में उनकी बात में भी सारी बात नहीं है, और आप जोड़ रहे हैं बिल्कुल, उसमें जोड़ कि रहा जो हूं। प्रोजेक्ट पूरा हो गया और बंद हो गया वो खाली क्यों पड़ी हुई है बिल्कुल। जमीन, वो वापस दीजिए बिल्कुल। एक किसान तो हम को। कह रहे हैं उतनी ही जमीन ओके। लेना चाहिए जितना चाहिए। हाँ। जो प्रोजेक्ट का पीरियड खत्म हो गया और वो ठीक है। चल नहीं रहा, वो जमीन वापस होना चाहिए। हाँ। तो बहुत सारी जमीन आज भी हाँ। किसान को वापस हो सकता है, और ठीक उसको है। प्लॉट बना के बेचने से रोकना चाहिए। ओके, तो क्या ये अधिग्रहण का ज्यादा बड़ा हिस्सा उन किसानों के की जमीन का हो जाता है प्राइवेट कंपनियों के लिए, जैसे प्लॉट काट कर जमीन बसाने के, मकान बनाने के लिए, इन सब के लिए हो जाता है, आप ये कहते हैं? अधिकतर हिस्सा जो है हाँ, आजकल, हाँ। ये जिसको हम धरती मैया कहते थे, हाँ, वो धरती मैया तो गया। हाँ। अभी तो ये सिर्फ बिजनेस का साधन हो गया है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का साधन हो गया है। हाँ। जिनको जमीन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी एक प्रकार टैक्स बचाने के लिए हाँ। एग्रीकल्चर लैंड पर इन्वेस्ट कर रहा है, फार्म हाउस बना रहा है। तो ये पूरा जो धंधा बना लिया है जमीन को, आम लोगों को अन्न पैदा करके जीने के लिए जो धरती है, इसको बिजनेस बना लिया, ठेका बना लिया, बिल्डर्स का हिसाब बना दिया। ये आपने एक बात कही कि फार्म हाउस बना रहे हैं। योगेंद्र यादव ने एक लेख लिखा था कि प्रधानमंत्री के घर के सामने जो रेस कोर्स है, ऐसी जमीनों का तो अधिग्रहण नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन ज़्यादातर ऐसे बेआवाज़ किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण होता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ से, अगर आप वित्त मंत्री होते और आपके ऊपर देश में, क्योंकि देखिए बिना ज़मीन के जो पूंजी की जो शर्त है वो पूंजी पैदा नहीं होती है, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करते सर? इसलिए मैं ये मानता हूँ हाँ। कि हम लोगों ने पिछली बार आंदोलन करके हाँ। जब आगरा आए 50,000 लोग, हाँ एग्रीमेंट किया एक नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी की। हाँ हमने कहा कि भारत में कितनी जमीन है, वो जमीन किस काम में आने वाला है, किसके हिस्से में कितना जाएगा, महिलाओं का जमीन पर क्या अधिकार होगा, कुल मिला के एक राष्ट्रीय भूमि नीति की जरूरत है। अच्छा। आपके पास इंडस्ट्रियल नीति है, न्यूक्लियर नीति है, हाँ। आपके पास भूमि को लेके एक नीति क्यों नहीं? राजगोपाल जी, अगर हमारे आज के युवा दर्शक शाइनिंग इंडिया और इंडिया इंडिया वाले दर्शक ये समझ रहे हों कि आप ये सब कर रहे हैं तो उनके लिए विकास रोक देंगे, आप विकास विरोधी हैं, तो आप ऐसे दर्शकों को आप खुद संबोधित करके बताएं कि आप क्यों विकास विरोधी नहीं हैं। एक विकास के बारे में धारणा बदलने की जरूरत हाँ। है। 20% दलित, हाँ। 8% आदिवासी, 11% गुमंदू, 2% मछुआरे, क्या इन सबको पीछे छोड़कर इनको सबको झुग्गी झोपड़ियों में भेजकर क्या हम विकास के ढिंढोरा पेटेंगे? तो पॉइंट नंबर 1 नौजवानों को समझना है। और जी। विकास दूसरा है कि बाहरी विकास के साथ साथ मनुष्य के अंदर ही विकास की जरूरत है। हमारे अंदर अगर संवेदना नहीं है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे विकास हो, हमारे आर्थिक विकास हो, तो बाकी लोगों के विकास के बारे तो में युवाओं को देखना चाहिए कि इस मॉडल से 4 घरानों का विकास ज्यादा हुआ ये या 40,000 किसानों का विकास ज्यादा हुआ, फिर वो उस हिसाब से अपने ट्विटर पर हैशटैग कर सकते हैं। Exactly. और रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है जी कि 1% लोग इस दुनिया के 80% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। क्या ये विकास मॉडल को और वो थॉमस पिकेटी ने तो कैपिटल इतनी बड़ी किताब लिख दी कि 1% लोगों को पूरी दुनिया में फायदा हो रहा है। Absolute. पर अब दूसरे पक्ष की तरफ पढ़ते हैं। ये जो वित्त मंत्री ने अपने ब्लॉग पर लिखा था कि 2013 के कानून में ये जोड़ा गया कि प्राइवेट अस्पताल और शैक्षणिक इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे जो ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी। तब इनकी दलील है कि भाई अगर आप स्मार्ट सिटी बसाना चाहते हैं, नया शहर बनाना चाहते हैं, ये वित्त मंत्री ने लिखा है कि क्या वहाँ सिविल अस्पताल ही होंगे, क्या वहाँ सरकारी अस्पताल ही होंगे? मतलब मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं एक जनमत होगा तभी वो कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वहाँ प्राइवेट अस्पताल बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने। ये जोड़ दिया है क्योंकि वित्त मंत्री का कहना है कि क्या इनके बिना कोई शहर बन पाएगा। इस पे मुझे लगता है कि जो सुषमा स्वराज ने जो भाषण दिया पार्लियामेंट में, इस विधेयक पर चर्चा होते होते जयराम रमेश के समय, उसको फिर सुनना चाहिए। अच्छा भाषण था वो। अच्छा भाषण था। मुझे लगता है कि उसी प्रकार हमारे जो आज स्पीकर जो है महाजन, उन्होंने जो पोजीशन लिया उस समय जयराम रमेश को जब रिकमेंडेशन दे रहा था, रिकमेंडेशन कमेटी के वो चेयर रही है, उस चेयर ने जो पोजीशन लिया उसको भी रिविजिट करने की आवश्यकता है। ठीक है कि उस समय अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों का विरोध होना चाहिए, आज जब आप सत्ता में आ गए अचानक आपको क्यों लगता है कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो मुझे लगता है कि 8 महीने के अंदर इन लोगों ने जो पोजीशन चेंज किया है, वो सुषमा स्वराज हो या वित्त मंत्री हो, ये शिफ्ट सिर्फ ये दिखा रहे हैं हम सत्ता में हैं तो हम पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे, तुम सत्ता में हैं तो पूंजीपतियों के अगर लिए मान काम लीजिए करेंगे। उनके पक्ष को ज्यादा मौका देते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सामाजिक असर, सोशल इम्पैक्ट स्टडी करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या आप हमारे सामान्य दर्शक को समझा सकते हैं कि ये सोशल इम्पैक्ट स्टडी क्या है, इसकी कौन सी एजेंसी इस कानून में कल्पना की गई है कि वो ये स्टडी करेगी, और क्या वाकई इससे बहुत देरी होगी? ये बात कहते हुए मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करने के लिए जो नियम बनाने थे कई राज्य सरकारों ने बनाए ही नहीं, तो ज़मीन पर इसे ठीक से आजमाया नहीं गया। तो आपको ये पता नहीं है कि सामाजिक असर का अध्ययन करते वक्त कहाँ हम फेल हो गए और कहाँ हम पास हो गए। लेकिन फिर भी अगर वित्त मंत्री ये बात कहते हैं तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी इलाके में आए, उसका अगर सोशल एनालिसिस नहीं करेंगे, सोशल इम्पैक्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का अध्ययन है,
उस प्रकार हर प्रोजेक्ट का एक सोशल इम्पैक्ट भी है हाँ। कि कौन प्रभावित होगा, उनका जिंदगी का क्या होगा, वे लोग कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एजेंसी कौन सा भी हो, कोई एक संवेदनशील एजेंसी को ये देखना होगा। हाँ। जैसे पर्यावरण के बारे में चिंता है, हाँ। उसी प्रकार सोशल सिचुएशन के सारे बारे में भी राइट। एक व्यापक अध्ययन होना चाहिए। हाँ। उस इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए हाँ। शुरू से ही तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर बिना तैयारी के आप ये सब करोगे तो पर्यावरण भी खत्म होगा, समाज भी समाप्त होगा, सिर्फ पूंजीपति एक मैं आपकी तरफ से दर्शकों को जोड़ दें कि कोई कंपनी जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसका अध्ययन वो कोई 20 साल में नहीं करती है। बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, 2-4 महीने लगाते हैं, काफी डिटेल उसका अध्ययन करती है। तो जब प्रोजेक्ट का अध्ययन होता है तो जिस जमीन पे वो प्रोजेक्ट लगना है, उस जमीन से विस्थापित किसानों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि जो सही समय पे नहीं हो सकता है। बहुत छोटी सी बात पर है। ठीक है, और किया जा सकता हाँ, है। पर फिर भी आप हमारे दर्शकों को जागरूक कर सकें तो बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी होता है और उसमें कम समय लगता हो, या ऐसा कोई अनुभव है? कई देशों में मैंने देखा है हाँ। कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छा। मैं फ्रांस में देखा, अच्छा। इंग्लैंड में देखा, हाँ। और आजकल इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। हाँ। इवन डेवलपिंग कंट्रीज, कहीं ब्राज़ील में मैंने कई प्रोजेक्ट्स को देखा, कोलंबिया में देखा। अब ये लोग ये मानने लगा है हाँ। कि एनवायरमेंटल स्टडी जैसा ही जी। एक महत्वपूर्ण बिंदु है सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस, और उसको किए बिना करेंगे हाँ। तो हम पूरा नुकसान पहुंच जाएंगे वहाँ रहने वाले लोगों को, उनकी जिंदगी बर्बाद होगा। हाँ। और आखिर ये सारे प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि लोगों के भलाई के लिए हैं, जी। तो लोग जो स्वरोजगार से जी रहे हैं, हाँ। मेरा समझिए कि हाँ। जब आप 100 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं हाँ। तो 1000 स्वरोजगार को खत्म करते हैं। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आपने कभी एम्प्लॉयमेंट के रूप में माना नहीं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट के रूप में मानेंगे, आदिवासी लोग, गरीब लोग, मछुआरे लोग भी हाँ। आज एम्प्लॉयड हैं उस जमीन के कारण, उस जमीन के कारण। उस जमीन के अगर कारण। आप कहेंगे कि ये employment नजरिए का- की बात आप कह रहे हैं कि जो उस जमीन पर काम करते हैं हम उनको एम्प्लॉयड नहीं मानते। नहीं मानते, जबकि मानना चाहिए। मानना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है। नौकरी करने को ही एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं। हाँ। तो ये गलत दृष्टि है। गलत दृष्टि है। ठीक है। और इस देश के करीब हाँ। 90% लोग तो असंगठित, हाँ। स्वरोजगार में है, स्वरोजगार में है। और सरकार चाहे तो भी सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकता। क्या आप इसका जवाब, आपको मैंने वक्त दिया बताने का कि प्राइवेट अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाएं भी खुलेंगी और प्राइवेट कंपनी की जगह प्राइवेट एंटिटी जो अध्यादेश में जोड़ा गया उसको लेकर जी, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अगर गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी को मदद करने के लिए कानून लाएंगे हाँ। तो प्राइवेट प्रोसेस और ज़्यादा ताकतवर होगा। हाँ। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर रहे हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट है, जी। वो प्राइवेट में पुस्तक हैंड मेले ओवर करने के से लिए रविवार को मेरे हाथ एक किताब हाथ लगे, मैं खरीद के लाया। संजय चक्रवर्ती की किताब है द प्राइस ऑफ लैंड। नहीं। या, तो उसमें वो कहीं बाहर के देश के प्रोफेसर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ज़्यादातर टकराव ये माना जाता है कि पूंजीपति जो उद्योगपति हैं और किसानों के बीच है, जी। ये सही नहीं है। हाँ। सरकार और किसानों के किसान- बीच है। बीच में। ऐसा क्यों है अगर है तो? मुझे लगता है कि प्राइवेट ये पूंजीपति जो है हाँ। वो सडनली सरकार को सामने लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा। अब उसके पीछे एक कारण है। अच्छा, सरकार पूंजीपतियों की मिडिल मैन। मिडिल मैन है। अच्छा, See, ओके। एक प्रकार वर्ल्ड बैंक ग्रेडिंग इसका शुरुआत है। ओके। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जो देश हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाएगा हाँ। वो उनको बहुत अच्छा ग्रेड देंगे हम। हाँ। आज इंडिया 147 है हाँ। और ये 50 में 40 में आना चाहते हैं। इसलिए इस देश के तमाम लेबर लॉस, लैंड लॉस, एनवायरमेंटल लॉस को शिथिल करके ही आप 147 से 50 में आ सर, सकते हैं। जैसे ही आप ये बात कहते हैं, प्रेस में ये बात आने लगती है कि आप विकास की गति को रोकना चाहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ब्लू कॉलर जॉब होगा, तो आप लोगों को विरोधी के रूप में देखा देखा है, जबकि ये हाँ। सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश का विकास का मतलब होगा इस देश के सबको साथ लेके चलने वाले एक विकास का मॉडल, जिसको गांधी ने सर्वोदय शब्द से परिभाषित ठीक है। किया। हाँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ। एक ऐसा जी, देश आगे बने हाँ। जहाँ सब लोग खुशहाल रहें, हाँ। तो फिर आपको विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये अभी बैठ क्यों गए? ये हर 1 घंटे के अंदर 1 घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद लोग 10 मिनट 15 मिनट विश्राम करते हैं। 10-15 मिनट बैठ जाते हैं। बैठ और ये जाते कब से चल रहे हैं ये लोग? अभी तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा एक घंटा हो और गया। कहाँ से चल के आ रहे हैं? ये आज तो हम लोग आए हैं
मेट्रो से ये जो पिछला जो शुरुआत हुई इस यात्रा हम लोग पनवेल से चले हैं, 20 तारीख से चल रहे हैं। 20 तारीख से चल रहे हैं। रोज हम लोग 12 किलोमीटर 15 रोज किलोमीटर 12 से 15 किलोमीटर आप चल रहे हैं। और 1 घंटा चलने के बाद आपके किसान बैठ जाते हैं। हाँ। देखिए यही आप मिडिल क्लास बिना चले कितनी आसानी से हैशटैग करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन किसानों को 1-1 घंटा चल के 10 मिनट 20 मिनट यहाँ बैठना पड़ता है। पर हाँ, और उसके साथ हाँ 1 मील ए डे, दिन एक ही बार खाना खाते दिन हैं। में सिर्फ एक खाना है एक खाना खाते और हैं। सड़क पर ही सोना है। तो इस ठंड पर सोना, हाँ। एक बार खा के चलना, दिन भर 12 किलोमीटर चलना, हाँ। इसको हम ये मानते हैं अगर इस सैक्रिफाइस और ये तकलीफें, हाँ। इससे भी अगर सरकार का दिल नहीं पिघलेगा तो कब पिघलने वाला है। ठीक तो है। हमने ये सत्याग्रह का मोड इसलिए अपनाया है कि सरकार सत्याग्रह के मोड को समझे, ताकि सत्याग्रह करने वाले लोगों से बात करें, समस्या को हल करें, ताकि इस देश में हिंसक संगठनों को बढ़ने का मौका ही ना। मोहम्मद साहब, ये अच्छा आपने बताया राजगोपाल जी, क्योंकि हमारे देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि नेता सिर्फ वही नहीं होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोगों की शादियों में जाते हैं। आप जैसे लोग भी होते हैं, मैं आपकी तारीफ थोड़ी कर देता हूँ कि इतने हज़ारों की संख्या में किसानों को लेकर आप पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं और हर 12 किलोमीटर दिन में पूरे चलते हैं। इनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना है। ये आपके हिंदुस्तान की हकीकत है और कमिटमेंट, निष्ठा देखिए अपने मुद्दे को लेकर। और बिना हैशटैग किए हुए, मैं बार बार हैशटैग पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हुआ ये है कि मीडिया से लेकर जो सोशल मीडिया है उन सब पे जगह पर अपने को भी मैं कह रहा हूँ, किसान जो हैं वो जनमत की बातों से, मुद्दों से विस्थापित हो गए। अब इस कमी को मैं ही अकेला पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी संजय चक्रवर्ती अपनी बात में लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये एक बड़ी समस्या है कि किसान को सही कीमत मिले और वो उस कीमत की हर किसान को सही जानकारी हो। इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे किया जाए सर? जैसे उद्योगपति को अपने चीज़ों का दाम तय करने का अधिकार है, हाँ, क्योंकि वो अपना सील सिक्का लगा के कह देते हैं कि मैंने जो बनाया उसका दाम ये है, हाँ। जूते का दाम ये है, कपड़े का दाम ये है। हाँ ठीक है, हाँ। अभी भी किसान को ये अधिकार नहीं है ओके। अपने चीज़ का कीमत तय कर सके। और दूसरी तरफ सरकार ने इनको कह दिया है कि मिनिमम मूल्य पर हम खरीदेंगे। हाँ। ये मिनिमम मूल्य वाला जो आइडिया है कि कम से कम पर हम तुम्हारे सामान खरीद लेंगे, उसके आगे हमारा कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि किसान को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो ये कैलकुलेट कर सकें सही ढंग से इन्वेस्टमेंट क्या है, 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट क्या रही है, आज इन्वेस्टमेंट क्या है खेत में। हाँ। इन्वेस्टमेंट के अनुसार अपने चीज़ का दाम तय कर सकें। हाँ। और सरकार को कह सकें ये है हमारा मिनिमम इस साल। ठीक है, ये ठीक तय है। करने के सरकार तय करने के बदले कि तुम्हारा मिनिमम हमने तय कर लिया। हम अपने दर्शकों को फिर बता दें कि इसमें सिर्फ राजगोपाल जी का ही पक्ष है। सुनिए, जो किसान इतने दिनों से पैदल चल कर आ रहे हैं उनका कई बार 1 घंटा प्राइम टाइम में आप उनको भी सुनिए, फिर कहाँ मौका मिलेगा। राजगोपाल जी, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण हमारे दर्शकों को दे सकते हैं जिससे वो और समझ सकें इस पूरी लड़ाई को, कि कहीं कोई ऐसा हुआ है कि किसान उद्योगपतियों के बीच बैठकर अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल तरीके से हुई और किसानों को लाभ भी मिला? कहीं कहीं हाँ। कुछ अच्छे ऑफिशियल्स आ जाते हैं। आखिर ये देश तो जिलों में बटा है। हाँ। कोई जिला कलेक्टर संवेदनशील है, वो कहता है मैं ताकत इस्तेमाल करके अधिग्रहण नहीं करूंगा, हाँ। भले ही कंपनी वाले मेरे से नाराज हो जाएं। हाँ। अधिकतर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोग कंपनियों के पक्ष में, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश हैं, हाँ। फेक पब्लिक हियरिंग कर रहा है, क्योंकि पब्लिक हियरिंग इसका अच्छा, एक ये भाग है। फर्जी पब्लिक हियरिंग होती है, जन सुनवाई। जो पक्ष में है उसको टेंट के अंदर लाओ, जो विपक्ष में है उसको डंडा लेके भगाओ। मैं कितने जगह की बात कहूँ आपको, जितने संवेदना की इतनी कमी है कि विरोध करने वाले लोगों को दुश्मन समझना, ये डेमोक्रेसी में चलता नहीं है। ये नहीं चलता। आपको उनसे ज्यादा ये चर्चा एक करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात है कि जो विरोध कर रहे हैं वो कोई विकास के दुश्मन नहीं है। तो आप हैशटैग जनरेशन को ये भी ध्यान में रखना है। पर आपने कलेक्टर से बात की, जयराम रमेश ने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था, उसमें उनके हिसाब से कि सरकार ने ऐसे फर्जी जन सुनवाई करने वाले अधिकारियों को भी 2013 के कानून में लाया है कि उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन जो नया अध्यादेश है उसमें ये ढिलाई दी गई। क्या ये बात सही है? ये बात सही है जी। और ये हाँ। ये होना चाहिए। हाँ। कि जो भी कर्मचारी हाँ। लोगों को अनदेखा करते हैं,
हाँ। लोगों का जो अधिकार है उसको छीनते हैं, हाँ। उनको पनिशमेंट मिलना नमस्कार, चाहिए। नमस्कार इसलिए जी। वो जो प्रोविजन है हाँ। वो बहुत महत्वपूर्ण वो प्रोविजन था। महत्वपूर्ण प्रोविजन है। provision था। ये जो अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल वाला जो मामला है, लोगों के प्रति जवाबदेही वाला मामला है, ये आप हर जितनी बातें कर्मचारी गिना रहे हैं, हमको लगता नहीं कि सरकार से बातचीत आपकी कामयाब होगी, क्योंकि वो सरकार लीज वाले पहलू पर मानेगी नहीं। नहीं, अच्छी कहीं बात। ऐसा हुआ है लीज का आइडिया, मतलब हिंदुस्तान में, जिससे हम थोड़ा अपने दर्शकों को थोड़ा बता सकें? कई जगह पर कंपनियों ने लीज पर जमीन ली है, ली है। ली ली है। ली है। और किसान भी कई जगह पर अगर प्रोजेक्ट उचित है और उनको नुकसान नहीं होगा ये समझ में आता है तो जमीन देने को तैयार है। संवाद के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन आप जल्दीबाजी में कानून बना के वो आप नहीं सेक्शन कर 4 का नोटिस भेज के आप वास्तव में नहीं कर जो पर एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर हम इतनी भीड़ में चल रहे हैं प्रिया, और कोई भी सेल्फी के लिए नहीं आया है, तो वो जो राष्ट्रीय रोग है वो भी मिडिल क्लास माइंडसेट का ही रोग है, तो समझने की ज़रूरत है। इनमें से किसी किसान ने हमारे माइक छीनकर अपनी बात कहने का प्रयास नहीं किया है, तो आप इसको आप समझिए कि जो लोग जनमत की आवाज़ से वंचित कर दिए गए हैं वो अब भी कितना अनुशासित हैं। ऐसे अनुशासित लोगों को क्या जल्दबाजी में सिर्फ ये कह देना कि विकास विरोधी हैं, ये हिंदुस्तान के जो जीडीपी की परमात्मा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीडीपी के विरोधी होते तो माइक लेकर अब तक तो ये 10 बातें बोल चुके होते। पर इस बात के लिए इनका शुक्रिया कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई और ना ही हमें तकलीफ़ हो, इसके लिए कोई इन्होंने किसी को कोई चेतावनी भी नहीं दी कि आप मत कीजिएगा, कैमरे वाले ऐसे आ रहे हैं। ज़रा जगह आप दे सकते हैं तो हमें गोविंदाचार्य जी मिलते नहीं हैं, भाग जाते हैं, माइक दे के तो आज पकड़ा गए हैं। आज यहाँ गोविंदाचार्य जी पकड़ाए हैं तो आज इनको पकड़ते हैं। गोविंद जी एक बात बताइएगा, जब भी चुनाव होता है तो हमारा दर्शन कुछ और होता है, लेकिन कोई भी सरकार, सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है, वो क्या मजबूरी है कि वो आते ही इन सब चीज़ों को विकास के खिलाफ देखा जाने लगा। मैं भी इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ। नहीं मिला। हाँ, इसका मेरे दिमाग में एक ही उत्तर आया कि कहीं ना कहीं राज्य संस्था के समझ के बारे में ही कहीं दोष है। राज्य व्यवस्था तो इसलिए बनाई गई कि उनका बचाव करे जो खुद का बचाव ना कर सके। इस समझ में कमी के कारण प्रतिबद्धता नहीं तो संवाद नहीं, संवाद नहीं हर संघर्ष को अपने विरोध मान लेना, तो मुद्दों पर न जाकर कौन कर रहा है इस पर आना, फिर तोड़ना, दमन करना, ये एक शास्त्र सा बन गया है, मानो साइंस। लेकिन ये साइंस ऑफ गवर्नेंस एंटी पीपल है, एंटी पुअर। पर गोविंदाचार्य जी ये बताइए कि इतना आपने जो भी समझा है, कोई बीच का रास्ता तो फिर बताइए जिससे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा एजुकेट हो। मैं मानता हूँ पहले तो संवाद होनी चाहिए, बातचीत होनी पहले से ही। जब आप ला रहे थे कानून तब भी, अब आप क्या होता है जब आग लग जाती है तो पानी लेकर पहुंच जाते हैं। ठीक है। हमेशा फायर ब्रिगेड मशीन की तरह मत काम करिए, जिम्मेदार संवेदनशील सरकार की तरह अगर आप करें, पहले करना चाहिए था। अच्छा मान लो नहीं हुआ, जब जगे तब सवेरा। ठीक है। अभी ही आप सार्थक संवाद के लिए तो बैठिए और बैठकर क्या आप कर सकते हैं, आपकी क्या कठिनाई ये भी तो बताइए। आप सर्वज्ञ हैं और बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा क्यों मानते हैं आप? अपनी चलिए, उनकी एक कठिनाई है, वो ये कहते हैं कि हम सामाजिक असर का अध्ययन करेंगे तो महीनों लग जाएंगे, आप 80% सहमति लाएंगे तो महीनों लग जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट। उल्टा इसी है, को आप उल्टा। तो आप किनके लिए हैं? आप उद्योगपतियों के लिए हैं कि प्रोजेक्ट के लिए है या जनता के लिए? जनता में भी आपकी नजर अगर अंतिम आदमी के हक और हित पर नहीं है, ऐसा विकास किस काम का? वो कहते हैं विकास होगा तो इन सबको रोजगार मिलेगा। कहीं आज वित्त दुनिया मंत्री ने तो लिखा है कि इनके गांवों से जमीन ले ली जाएगी तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। पूरी दुनिया का हवाला ले 10 साल में जिन नीतियों को आज भारत अपना रहा है, दुनिया भर में देखेंगे कि $1 से कम जीने वालों की संख्या 65 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ में से 130 करोड़ हो चुकी है। 130 करोड़ हो जी हाँ। तो कहाँ पहुँचे हम, ये भी तो देखें। पर ये आप देखिए, अखबारों में से तो मेरा जो ओपिनियन बनता है, जो सूचना जहाँ से जिसमें मैं काम करता हूँ वहीं से सूचना भी लेता हूँ, उसमें ये कि जो स्वदेशी वाले लोग हैं बड़े विकास विरोधी है, दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो ये नहीं। विकास किसका, विकास किसकी कीमत पर, विकास कैसे? चर्चा तो इस पर होने की जरूरत है। हर बच्चे को आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध रोज मिले, ये विकास की प्राथमिकता होगी। या नए नए प्रोजेक्ट्स ही बनेंगे और 47% बच्चे भारत के कुपोषण के शिकार रहेंगे? हम किसको विकास मानते हैं?
जीडीपी और उसको विकास मानेंगे या इस अंतिम आदमी के हक और हित को मानेंगे, सवाल इस पर है। गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये मसला सिर्फ अधिग्रहण का नहीं है, जो विकास का मॉडल है उस पर भी सोचिए। ये टफ सवाल है, लेकिन ऐसा भी सवाल नहीं है कि आप इससे सोच नहीं सकते हैं। और बार बार ये लोग एक रेखांकित कर रहे हैं कि हमारे विरोध को आप किसी एंटी डेवलपमेंट के तरीके से ना देखें। हमारा संवाद का एक पक्ष है जो हमारा विरोध है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो हम और भी लोगों से बात करेंगे इस सत्याग्रह मार्च के दौरान।